ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 505 और 505 के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। अभावस्य च निरुपाख्यत्वात् प्रागुत्पत्तेः इति मर्यादाकरणम अनुपपन्नम। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है आरंभणाधिकरणम। और ब्रह्म समन्वय का बाद किसी भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं होता है, इस बात को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। और वेदांत सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण में अनन्यत्व है और कार्य उत्पन्न होने के पहले भी कारण के रूप में कार्य विद्यमान है, सत है। किंतु कुछ पूर्व पक्षी लोग कहते हैं कि कार्य और कारण का भेद है और कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण असत है। किंतु उन असत कार्यवादियों का सिद्धांतियों ने खंडन कर दिया। यदि कार्य उत्पन्न होने के पहले उस कार्य को असत मानेंगे तो उस कार्य की उत्पत्ति अकर्तृक हो जाएगी, अर्थात उसका उत्पत्ति का कर्ता अर्थात आश्रय कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जो असत पदार्थ है वह तो उस उत्पत्ति का आश्रय हो नहीं सकता है और वह उत्पत्ति पुनः निरात्मिका हो जाएगी, अकारणात्मक हो जाएगी। ये भी बात बताई थी और ये बात जुलती नहीं है, क्योंकि एक तरफ कहना वो उत्पत्ति है और दूसरी तरफ कहना उत्पत्ति नाम एक क्रिया है और उत्पत्ति है कार्य की और वह सकर्तृक ही होती है। उत्पत्ति कहना और अकर्तृक कहना यह अत्यंत विरुद्ध है। इस बात को भी कल बताया था। और लोक में तो घट उत्पन्न होता है ऐसा कहने पर उस उत्पत्ति का आश्रय घट को ही माना जाता है और वह घट उस उत्पत्ति का आश्रय तब बनेगा जब पहले से सत रहेगा, विद्यमान रहेगा। ये बात बताई। और पहले यदि असत रहेगा तो वह असत घट, अभावात्मक घट उत्पत्ति का कर्ता अर्थात आश्रय नहीं बन सकता। इस बात को भी बताया था। इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि अरे सिद्धांती, उत्पत्ति का मतलब कोई भाव पदार्थ का प्रथम विकार ऐसा हम नहीं मानते। फिर उत्पत्ति क्या चीज है? उत्पत्ति का मतलब है जिस कार्य की घटादि की उत्पत्ति होनी है उसका अपने कारण के साथ संबंध हो जाना, ये उत्पत्ति है। और जो कार्य उत्पन्न होना है घट, उसका सत्ता आदि जाति के साथ संबंध हो जाना, ये उत्पत्ति है। अतः उत्पन्न होने के पहले असत है और जब उस घट का कारण के साथ संबंध हो जाता है तब उसको उत्पत्ति हम बोलते हैं। ऐसा कहा पूर्व पक्षी ने। तब भी उसको उत्तर दिया सिद्धांतियों ने कि अरे, कारण के साथ उस कार्य का संबंध तब होगा जब उस कार्य की सत्ता प्राप्त रहेगी, लब्ध सत्ता रहेगा। जब उस कार्य को तुम असत मानते हो और असत कार्य का कारण के साथ संबंध बन नहीं सकता, असत कार्य का सत्ता के साथ संबंध बन नहीं सकता, क्योंकि संबंध उन दो चीजों में बनता है, दोनों जब सत रहते तब। किंतु यदि एक सत है और एक असत है, संबंध नहीं बनेगा। पूर्व पक्षी, तुम तो कारण को सत मानते हो, कार्य को असत मानते हो और कारण के साथ कार्य का संबंध होना, इसका नाम उत्पत्ति कहते हो। किंतु कैसा संभव है? कार्य असत है, कारण सत है, संबंध नहीं बनेगा। एक सत और एक असत का संबंध नहीं बनता है, या दोनों भी असत हो तो भी संबंध नहीं बन सकता है। संबंध बनने के लिए दोनों सत चाहिए। अतः कार्य उत्पन्न होने के पहले उसको कारण के रूप में सत मानना ही चाहिए
अर्थात सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। ये कह दिया सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी के लिए। अब पूर्व पक्षी बोलता है कि सिद्धांति जरा बात सुन लो, क्या कि हम घटादि कार्य को अत्यंत असत नहीं मानते हैं, बिल्कुल वंद्यापुत्र की तरह असत, ऐसा थोड़ी मानते हैं। यदि वंद्यापुत्र की तरह अत्यंत असत मानते हम कार्य को, तब उस कार्य का कारण के साथ संबंध नहीं हो पाता। किंतु उत्पन्न होने के पहले तो कार्य असत है और नष्ट होने के बाद असत है, किंतु जब कार्य उत्पन्न होता है उसके बाद सत है। अतः उस सत कार्य का कारण के साथ संबंध बन जाएगा, ये कहता है आप पूर्व पक्षी। तब उसको भी उत्तर दे रहे अब इस पंक्ति से, अभावस्य च निरूपाख्यत्वात् प्राग उत्पत्ति मर्यादा करणम अनुपपन्नम इत्यादि पंक्ति से उस पूर्व पक्षी के कहने का पुनः निराकरण किया जा रहा है। किंतु इस पंक्ति से जिस बात का निराकरण किया जा रहा है वो पूर्व पक्षी की क्या बात है, तो उसको समझने के लिए लिख लीजिए एक वाक्य अभावस्य इसके पूर्व में अवतरण के रूप में लिखते हैं, ननु नरशृंगादिवत् कार्यं सर्वदा सर्वत्र असत् न भवति, असत् न भवति, किंतु उत्पत्तेः प्राक् अर्धविराम ध्वंसानन्तरं च असत् अर्धविराम मध्ये तु सदैव इति वैषम्यात् कौंस में लिखिए, तुच्छात् वैषम्यम कार्यस्य, तुच्छात् वैषम्यम कार्यस्य, कौंस बन आगे संबंधित्व उपपत्ति इति आशंक्य आह अभावस्य इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ कि ननु नरशृंगादिवत्, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, क्योंकि पीछे के पंक्ति में सिद्धांतियों ने कहा था कि उन दो पदार्थों का संबंध बनता है जो दोनों सत हो। यदि एक असत रहेगा एक सत रहेगा या दोनों असत रहेंगे तो संबंध नहीं बन सकता। और हे पूर्व पक्षी, तुम तो कार्य घटादिकों को उत्पन्न होने के पहले असत मानते हो, ऐसे असत घट का सत कारण कपाल आदि के साथ संबंध नहीं बन सकेगा जिसको तुम उत्पत्ति कहते हो, ऐसा सिद्धांती बोला था पूर्व पक्षी को। उस पर यदि पूर्व पक्षी बोलता है कि ये सिद्धांती तुम्हारी बात तब सच होती जब हम कार्य को नरशृंग की तरह अत्यंत असत मानते, तो तब तो उस अत्यंत असत कार्य का कारण के साथ संबंध नहीं बन पाता। किंतु हम नरशृंगादिवत, नरशृंग जैसा अत्यंत असत पदार्थ है, अलिक पदार्थ है, तुच्छ पदार्थ है, उसकी तरह कार्य को सर्वदा, सब काल में, सर्वत्र, सब जगह असत न भवति, असत नहीं मानते। फिर कब असत मानते कार्य को? तब वो कह रहा है किंतु उत्पत्ति प्राक, कार्य घटादि उत्पन्न होने के पहले असत है, फिर जब उत्पन्न हो जाने के बाद में पुनः जब नष्ट हो जाते हैं
ध्वंस हो जाता है तब भी असत है, किंतु उत्पन्न होने के बाद और ध्वंस होने के पहले तक बीच में कार्य तो सत है, हम सत मानते हैं। पूर्व पक्षी बोल रहा है तो वही उत्पत्ति प्राक ध्वंसानंतरम च असत मध्य तो बीच में तो सत एव इति वैषम्य, अर्थात विषमता है। किससे विषमता है? कार्य की। तुच्छ ऐसे जो नरशृंगादिक पदार्थ, वंद्यापुत्रादिक पदार्थ, उनसे विलक्षण है कार्य, क्योंकि नरशृंग वंद्यापुत्रादिक तो सर्वदा सर्वत्र अभाव रूपी असत ही है, उस प्रकार का कार्य अत्यंत असत नहीं है, इसलिए वैषम्य हुआ। और वैषम्य होने के कारण और उत्पन्न होने के बाद कार्य सत्ता को प्राप्त होता है, इसलिए उस शत्रुक कार्य का शत्रुक कारण के साथ संबंध बन जाता है, तब उत्पत्ति वही उत्पत्ति है। अतः उत्पत्ति का आश्रय पहले से होना चाहिए, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ऐसा बोलता है पूर्व पक्षी। तब उसको उत्तर दे रहे अब अभावस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा सिद्धांती क्या कहते हैं, पंक्ति को देखिए। अभावस्य च निरुपाख्यत्वात्, यहाँ पर जो अभाव पद है उसका क्या अर्थ है भाई? तो अभाव पद का अर्थ लिख लीजिए। अत्र अभाव शब्दाः असत शब्द अपर पर्यायाः, असत शब्द अपर पर्यायाः व्याख्येयाः पूर्ण विराम आगे। असतः कालेन असंबंधात्, असतः कालेन असंबंधात् अर्धविराम तस्य प्राक्त्वम् अनन्तर्यं वा न युक्तम् इत्यर्थः। न युक्तम् इत्यर्थः, ठीक है। देखो भाई अर्थ यहाँ पर जो अभाव पद आया है उसका अर्थ समझना। यहाँ पर असत मतलब कार्य उत्पन्न होने के पहले असत है ना, असत है मतलब अभाव रूप है ये बात। तो अभाव शब्द असत शब्द अपर पर्याय, असत शब्द के अपर दूसरे पर्यायवाची ये शब्द है अभाव। असतः कालेन असंबंधा, असत पदार्थ का काल के साथ संबंध होता नहीं है। असत मतलब अभाव, अभाव पदार्थ का काल के साथ संबंध होता नहीं है। कैसे? जैसे घट का अभाव है या वंद्यापुत्र का अभाव है, हाँ अभाव है भाई, 4 दिन से अभाव है वो वंद्यापुत्र का, अब और 15 दिन अभाव रहेगा वंद्यापुत्र का। इस प्रकार से काल की मर्यादा उसको नहीं है, ठीक है ये बात। तो कालेन असंबंधात, इसलिए तस्य प्राक्त्वम वो पहले है अनंतर रहेगा, इस प्रकार का कहना युक्त नहीं है, न युक्तम इत्यर्थः, ठीक है। आइए मूल भाष्य पंक्ति में। अभावस्य च निरुपाख्यत्वात्, निरुपाख्यत्वात् का अर्थ लिखिए स्वरूपहीनत्वात्। अभाव का असत का कोई वास्तविक स्वरूप होता ही नहीं है। अभावस्य च निरुपाख्यत्वात् प्रागुत्पत्ति है, उत्पत्ति होने के पहले इति मर्यादा करणम अनुपपन्नम, अर्थात उस अभाव की इस प्रकार की मर्यादा कर नहीं सकते। क्या घट का अभाव है, असत है, कब? उत्पन्न होने के पहले तक, फिर उत्पन्न होने के बाद सत हो जाता है, कैसा होगा? असत पदार्थ कभी सत बनेगा ही नहीं यदि असत है तो। और असत पदार्थ जो होता है अभावात्मक, उसके लिए काल की मर्यादा नहीं होती है, वो समय समय हमेशा असत तो असत ही होता है, ये बात। निरुपाख्यत्वात् प्राग उत्पत्ति मर्यादा कारणम अनुपन्नम, कैसे? और स्पष्ट कर रहे आगे इसी बात को। सताम ही लोके क्षेत्र गृहादीनां मर्यादा दृष्टा न अभावस्य, ठीक है।
कैसा, थोड़ा अन्वय, ही लोके पीछे सताम क्षेत्र गृहादीनाम मर्यादा दृष्टा, अर्धविराम, न अभावस्य। ठीक है, ही क्योंकि लोक के नाम लोक व्यवहार में सताम सत ऐसे जो क्षेत्र खेती जगह गृह इत्यादि की मर्यादा देखी जाती है, सत पदार्थों की मर्यादा होती है। जैसे घर है, अभी भाई घर कब बनाया, 20 साल पहले बनाया, 20 साल के पहले नहीं था, बनाया, अब कितने दिन रहेगा, संभव है और 20-25 साल रहेगा। इस प्रकार की मर्यादा होती है, लेकिन किनको, सत पदार्थों को। असत पदार्थों को कोई काल की मर्यादा नहीं होती है कि नहीं। जैसे भाई यहाँ क्या है, असत पदार्थ है वंद्यपुत्र, चाहे नरशृंग शशृंग, कब से है, 1 महीने से है और 1 महीने के बाद चले जाएंगे, इस प्रकार की मर्यादा होती नहीं है असत पदार्थों को अभाव पदार्थ की। वही कह रहे, ही लोके सताम क्षेत्र गृहादि नाम मर्यादा दृष्टा न अभावस्य, अभाव की मर्यादा नहीं देखी जाती है। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है क्या कि घट उत्पन्न होने के पहले असत था और बाद में वो सत हो जाता है, ऐसा कह नहीं सकते। पूर्व में नहीं था, आज बाद में होगा, काल की मर्यादा होती नहीं है असत पदार्थों को, ये कह रहे। उसी को स्पष्ट कर रहे उदाहरण देकर, न ही वंद्यापुत्र राजा बभूव प्राक पूर्णवर्मणः अभिषेकात् इति एवं जातीयकेन मर्यादाकरणेन निरुपाख्य वंद्यापुत्र राजा बभूव भवति भविष्यति इति वा विशेष्यते। ठीक है, देखो भाई यार, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, तो 2-4 शब्द छोड़कर आया है। पूर्णवर्मणः अभिषेकात्, फिर उसके पीछे प्राक, और उसके पीछे प्राक के बाद वंद्यापुत्र राजा बभूव, आगे इति एवं जातीयकेन मर्यादाकरणेन, हो गया ना, मर्यादा करणेन, आगे सरल सा निरुपाख्येन वंद्यापुत्र राजा बभूव भवति भविष्यति इति वा, फिर वाक्य के शुरू में न ही विशेष, अंतिम में विशेष्यते। और देखो भाई, तो जैसे कि पूर्णवर्मण अभिषेकात् प्राक, जैसे कोई राजा बन गया जिसका नाम है पूर्णवर्मा और उसका अभिषेक हो गया, फिर किसी ने पूछा इधर उधर लोगों को, अरे भाई आज तो इस पूर्णवर्मा नाम का राजा का अभिषेक हो रहा है, गद्दी पर बैठ रहा है, किंतु इसके पहले कौन था, है कि नहीं, राजा कौन था इसके पहले। यदि कोई कहेगा कि पूर्णवर्मण अभिषेकात् प्राक, उसके अभिषेक होने के पहले वंद्यापुत्र राजा बभूव, वंद्यापुत्र राजा था, तो वंद्यापुत्र राजा था, इस कहने को कोई मूल्य रखता क्या, कोई वैल्यू है कि कुछ नहीं, महत्व है, क्योंकि वंद्यापुत्र वह अत्यंत असत पदार्थ है, वो राजा कैसा बनेगा। ठीक है ना, देखो भाई, तो पूर्णवर्मण अभिषेकात् प्राक वंद्यापुत्र राजा बभूव इति एवं जातीय के न, मतलब इस स्वरूप की मर्यादा करने न, ऐसी मर्यादा करने का प्रयास करेंगे तो करने न निरुपाख्य वंद्यापुत्र राजा बभूव, निरुपाख्य, निरुपाख्य का अर्थ लिखिए निरूपयितुम अशक्य, जिसका निरूपण नहीं कर सकते, ऐसा निरुपाख्य निरूपयितुम अशक्य, तो जिसका निरूपण नहीं कर सकते ऐसा वंद्यापुत्र राजा था, बभूव या है, भवती या भविष्यति, बभूव भवती भविष्यति इति वा नहीं विशिष्यते, इस प्रकार को उस वंद्यापुत्र अत्यंत अभाव को विशेषित नहीं कर सकते, अर्थात अभाव है वो वंद्यापुत्र क्या, एक प्रकार से अत्यंत अभाव असत ही है, उसको मर्यादा होती
नहीं, मर्यादा नहीं की जाती है, ये बात बता दी। राजा बभूव भवति भविष्यति इति वा विशेषः। आगे, यदि च वन्द्यापुत्र अपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वम् अभविष्यत् ततः इदम् अपि उपापत्स्यत। हाँ, कार्याभावः अपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वम् भविष्यति इति। ठीक है। और चलो भाई, अब कौन बात है, तो यदि के पहले भी एक छोटा सा वाक्य लिखते आओ। ननु कारक व्यापारात् ऊर्ध्वभाविनः कार्यस्य वन्द्यापुत्र तुल्यत्वम् कथम इति अतः आह यदि इति। ठीक है, देखो भाई, ननु कारक व्यापारात् ऊर्ध्वभाविनः कार्यस्य, कारक का व्यापार होने के बाद भविष्य में होने वाला जो कार्य है, उस कार्य को वंद्यापुत्र की तरह कैसे मान रहे हो तुम, ऐसा पूर्व पक्षी पूछ रहा है सिद्धांतियों को, है कि नहीं। हाँ, वंद्यापुत्र भी यदि कभी बाद में उत्पन्न होता तब कार्य और वंद्यापुत्र समान होता, किंतु वंद्यापुत्र तो कभी भी होता ही नहीं है, और कार्य तो कारक व्यापार होने के बाद भविष्य में होता है। अतः उस कार्य को वंद्यापुत्र की तुल्यता कैसे दे रहे हो, ऐसा प्रश्न कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति उत्तर दे रहे, यदि च वंद्यापुत्र अपि, कैसी तुल्यता है दोनों में वो दिखाना है। यदि च वंद्यापुत्र अपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वम् अभविष्यत्, यदि वंद्यापुत्र भी कारक व्यापार के बाद होता, ऊर्ध्वम् अभविष्यत् होता, तब ततः के बाद में दो शब्द छोड़ दीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं और अन्वय हो जाएगा वो। ततः कार्याभाव अपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वम् भविष्यति इति, फिर बीच वाला इदम उपापत्स्यते। ठीक, देखो भाई, आप कौन बोल रहा है, लेकिन ये पूर्व पक्षी की बात है। अवतरण में क्या कहा, कारक व्यापार के बाद ऊर्ध्वभाविन कार्यस्य वंद्यापुत्र तुल्यत्वं कथम इति अतः, यही बात मन में रखकर पूर्व पक्षी कह रहा है क्या, कि कार्य को तुम वंद्यापुत्र की तरह नहीं मान सकते। वंद्यापुत्र की तरह तब होता, कब, देखो भाई, यदि च वंद्यापुत्र अपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वम् अभविष्यत्, क्या अर्थ होगा, वंद्यापुत्र यदि कारक का व्यापार होने के बाद होता, है कि नहीं, ततः तब तो कार्याभाव अपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वम् भविष्यति, कार्य का अभाव भी, कार्याभाव अपि, कार्याभाव मतलब कौन, तो कार्याभाव शब्द का अर्थ लिखिए, कार्याभाव बराबर असत कार्यम इत्यर्थ। कार्याभाव मतलब असत कार्यम इत्यर्थ, कार्य का अभाव अर्थात असत कार्य। देखो भाई,
और अंतिम जो आया है अन्वय के अनुसार इदम उपापत्स्यते, उसका भी अर्थ लिखिए, इदम बराबर कथनम, इदम कथनम। इदम कथनम उपापत्स्यते बराबर उपपन्नम अभविष्यत। अभविष्य ठीक है। देखो भैया, तो इदम कथनम उपापत्स्यते उपपन्न होता, किंतु ये कथन तुम्हारा सिद्धांतियों का कहना ठीक नहीं है। क्या कि कार्य का असत्ता वंद्यापुत्र की तरह करके, वंद्यापुत्र में अलग चीज है कि जो कारक व्यापार के बाद में भी होता नहीं है, और कार्य पहले उत्पन्न होने के पहले असत है, किंतु कारक व्यापार होने के बाद होता है। वो कौन? कार्य। यदि वंद्यापुत्र जैसे कारक व्यापार के बाद में भी होता नहीं है, उस प्रकार असत कार्य बाद में भी यदि न होता, कारक व्यापार होने के बाद भी नहीं होता, तब वंद्यापुत्र की तुल्य होता कौन? कार्य। कार्य को असत कह रहे कि नहीं? कार्य कैसा है? असत है। और सिद्धांति क्या कहते हैं कि असत जो होता है उसको कोई काल की मर्यादा नहीं होती है, अतः उत्पन्न होने के पहले कार्य असत है, बाद में वो कार्य सत हो जाता है। ये कहना ठीक नहीं। किसने कहा? सिद्धांति ने। क्योंकि असत पदार्थों को क्या नहीं होती है? काल की मर्यादा नहीं होती है। और दृष्टांत भी दिया पीछे के वाक्य में। सिद्धांतियों ने क्या दृष्टांत दिया कि वंद्यापुत्र राजा था, है, होगा, इस प्रकार की मर्यादा होती नहीं है। तो जैसी वंद्यापुत्र अत्यंत असत है, उसको मर्यादा नहीं होती है काल की, है कि नहीं, स्थान की, उसी प्रकार कार्य यदि असत है उत्पन्न होने के पहले, तो उसको भी फिर काल की आदि मर्यादा नहीं हो सकती। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है। क्या कि उत्पन्न होने के पहले असत है और बाद में सत हो जाता है, ये ठीक नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, क्या कि कार्य और वंद्यापुत्र, इन दोनों की हे सिद्धांति तुमने तुल्यता दिखाई, किंतु इन दोनों की तुल्यता नहीं हो सकती। दोनों में भेद है, अंतर है। किन दोनों में? कार्य की असतपना में, असत में कार्य असत है, इसमें असत, और वंद्यापुत्र, इन दोनों में क्या है? विलक्षणता है। क्या विलक्षणता है? तो कारक व्यापार होने के बाद कार्य होता है, और कारक व्यापार कितना भी करेंगे तो भी वंद्यापुत्र कभी भी सत होता नहीं है। तो दोनों में क्या हुई? विलक्षणता हुई। अतः वंद्यापुत्र का दृष्टांत देकर तुम हमको क्यों बोल रहे कि कार्य को असत मानोगे तो उसको काल की मर्यादा नहीं होगी करके? उसमें और इसमें अंतर है। अतः काल की मर्यादा हो जाती है। किसके लिए? कार्य के असत कहने में, कार्य असत कार्य के लिए, है कि नहीं? ये कहना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, यदि वंद्यापुत्र अपि, वंद्यापुत्र भी कारक व्यापारात ऊर्ध्वम अभविष्यत, कारक व्यापार के बाद में अभविष्यत होता, है कि नहीं? किंतु होता नहीं है। ततः, इसलिए ततः, तब तो उससे क्या? कार्याभाव अपि, कार्याभाव मतलब असत कार्य भी कारक व्यापारात ऊर्ध्वम भविष्यति, कारक व्यापार के बाद में होता है ना। इति उपापत्स्यते, ऐसा उपपन्न होता। ये तुम्हारा कहना उपपन्न होता। ठीक है। देखो भाई, एक मिनट, हिंदी की पंक्ति को थोड़ा पढ़ दे। यदि वंद्यापुत्र भी कारक व्यापार के अनंतर होता, पहला वाक्य क्या है? यदि वंद्यापुत्र भी कारक व्यापारात ऊर्ध्वम अभविष्यत, कारक व्यापार के अनंतर होता, तो
यह भी उपपन्न होता, इदम अपि उपापत्स्यते, यह भी उपपन्न होता कि क्या असत कार्य भी है कि नहीं, कार्याभाव अपि कारक व्यापार के अनंतर होगा, है कि नहीं, कारक व्यापार के बाद अनंतर होगा, तब दोनों की तुल्यता होती। किंतु वंध्यापुत्र जैसे कारक व्यापार होने के बाद भी होता नहीं है, उस प्रकार कार्याभाव कारक व्यापार की बात होता नहीं, ऐसी बात नहीं, अपितु वो होता है। लगा? चलिए, इति इदम उपापत्स्यते। आगे चलिए, वयम तु पश्यामः वंद्यापुत्रस्य कार्याभावस्य च अभावत्व अविशेषात् यथा वंद्यापुत्र कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं न भविष्यति एवं कार्याभाव अपि कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं न भविष्यति इति। ये बात, ये जो पंक्ति है वयम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, कह तर्हि निर्णयः, कह तर्हि निर्णयः, तत्र आह वयम तु, तत्र आह वयम तु। ठीक, अब ध्यान दीजिए भाई, कह तर्हि निर्णय, तो दोनों में फिर निर्णय क्या हुआ, ये प्रश्न, दोनों में कैसे? तो ध्यान दीजिए, दो बात है यहां पर, एक है पूर्व पक्षी का कहना और एक है सिद्धांति का कहना। पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है कि वंध्यापुत्र और असत कार्य, इन दोनों में अंतर है, अतः असत कार्य को वंध्यापुत्र की उपमा नहीं दे सकते। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। क्यों? कि वंध्यापुत्र कारक व्यापार के बाद भी होता नहीं है, और घटादि कार्य तो पहले असत होने पर भी कारक का व्यापार होता है, तब वो सत हो जाते हैं, अतः दोनों में विलक्षणता है। अतः वंध्यापुत्र की उपमा आप असत कार्य को नहीं दे सकते, ये पूर्व पक्षी का कहना। और सिद्धांति का क्या कहना है कि जैसा वंध्यापुत्र अत्यंत असत है, उसको काल आदि की मर्यादा नहीं होती है, उस प्रकार कार्य को तुम असत मानोगे तो उसको भी काल की मर्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि असत है। जैसे वंध्यापुत्र था, है, होगा, कुछ नहीं कह सकते, उस प्रकार कार्य यदि असत है तो वो पहले नहीं है बाद में होगा, ये कहना ठीक नहीं है। वंध्यापुत्र और कार्य असत कार्य में कोई भेद नहीं, ये सिद्धांति का कहना। और पूर्व पक्षी कहता है दोनों में अंतर है। अब प्रश्न उपस्थित हुआ, ठीक है, दोनों अपनी बात कर रहे, अंतिम में निर्णय क्या होगा? तब सिद्धांति बोल रहे वयम तु पश्यामः, हम तो ऐसा देखते हैं, ऐसा जानते हैं, ऐसा निर्णय करते हैं। क्या? तो वयम तु पश्यामः वंध्यापुत्रस्य कार्याभावस्य च, दो है, वंध्यापुत्रस्य कार्याभावस्य, एक वंध्यापुत्र, दूसरा कार्य का अभाव, दोनों में भी क्या है? अभावत्व अविशेषात्, अभावत्व दोनों में समान है। वंध्यापुत्र में भी अभावत्व है, और कार्य का अभाव है, उसमें भी क्या है? अभावत्व है। असत में अभावत्व अविशेषात्, समान होने के कारण, यथा वंध्यापुत्र, जिस प्रकार वंध्यापुत्र कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं न भविष्यति, कारक का व्यापार होने के बाद में होता नहीं है। कौन? वंध्यापुत्र। न भविष्यति, एवं इसी प्रकार कार्याभाव अपि, मतलब कार्य का अभाव पूर्व में असत है, तो वह भी कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं न भविष्यति, कारक का व्यापार कितना भी करोगे तो भी वह कार्य यदि पूर्व में असत है तो उसका सत्पना हो नहीं सकता। कारक व्यापारात् ऊर्ध्वं न भविष्यति इति। लग गया? चलिए, इस पर एक छोटा सा वाक्य लिखिए। उद्धरण चिन्ह में, नासतो विद्यते भावो, उद्धरण चिन्ह बंद, गीता 2:16। ठीक है, आगे
इति स्मृतेः इति भाव। स्मृति भी प्रमाण है इस बात के लिए कि असत भाव न विद्यते, असत पदार्थ का भाव होता नहीं है, और कार्य उत्पन्न होने के पहले यदि असत है तो भाव उसका बन नहीं सकता, ये सिद्धांतियों का कहना। अतः वंद्यापुत्र और कार्य का असत कार्य, इसमें कोई अंतर नहीं है सिद्धांत मत के अनुसार। ठीक है, चलिए भाई अब आगे ये हो गया ना भविष्यति इति। फिर आगे ननु एवं सती, तो ननु इत्यादि पंक्ति आई है, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। और उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हो उत्तरण, सत्कार्यवादे, सत्कार्यवादे कारक वैयर्थ्यम शंकते, कारक वैयर्थ्यम शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई, तो अभी तक सिद्धांतियों ने असत कार्यवाद का निराकरण कर दिया, खंडन कर दिया। कार्य उत्पन्न होने के पहले उसको असत नहीं कह सकते, असत कहोगे कि उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, ये सब बात बता दिया। अर्थात कार्य को सत ही मानना चाहिए, और कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण के रूप में सत है, अर्थात कार्य कारण से अनन्य भी है, सत है, ये दोनों बात हो गई। पूर्व पक्षी का खंडन हुआ। किंतु अब पूर्व पक्षी आक्षेप करता है सत्कार्यवाद पर। क्या कार्य उत्पन्न होने के पहले, हे सिद्धांति, तुम उस कार्य को पहले भी सत मानते हो, तो कारक व्यापार किस लिए? आदमी प्रयत्न इसलिए करता है, पहले घट नहीं है, घट बनाने के लिए। किंतु घट उत्पन्न होने के पहले यदि तुम घट को मानते तो फिर प्रयत्न किस लिए? ये प्रश्न उपस्थित होता है। तथा आक्षेप कर रहा है वो पूर्व पक्षी सत्कार्यवाद के ऊपर। तो वही लिखा, सत्कार्यवादे कार्य कारक वैयर्थ्यम शंकते ननु एवं सती कारक व्यापार अनर्थक प्रसज्जेत। एवं सती मतलब कार्य के पहले भी यदि कारण है, कार्य उत्पन्न होने के पहले भी वह कार्य यदि है, तो कारक का व्यापार व्यर्थ हो जाएगा। ननु एवं सती कारक व्यापार अनर्थक प्रसज्जेत, प्रसज्जेत प्राप्त होगा, अनर्थकता व्यर्थता प्राप्त होगी कारक के व्यापार को। कैसे? और उसी को बता रहे, यथा एव ही प्राक सिद्धत्वात् कारण स्वरूप सिद्धये न कश्चित व्याप्रियते। उदाहरण दिया, एवं प्राक सिद्धत्वात् तद अनन्यत्वाच्च कार्यस्य स्वरूप सिद्धये अपि न कश्चित व्याप्रियेत च। अर्धविराम, व्याप्रियते च। ठीक, देखो भाई अर्थ, यथा एव, जिस प्रकार कोई आदमी कारण का स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है क्या? नहीं, कार्य के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, घट चाहिए। किंतु घट का कारण जो मिट्टी, वो मुझे चाहिए, उसको अब बनाना है, ऐसा कोई प्रयत्न होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? और घट के लिए क्यों प्रयत्न होता है? इसलिए कि कारण जो मिट्टी आदि है वो पहले से विद्यमान है, सिद्ध है। अर्थात सिद्ध पदार्थ के लिए प्रयत्न नहीं किए जाते। और घट को भी यदि उत्पन्न होने के पहले सत मानोगे, अर्थात घट भी सिद्ध होगा, और घट भी यदि सिद्ध है तो उसके लिए प्रयत्न नहीं होने चाहिए, और प्रयत्न तो होते, फिर वो प्रयत्न व्यर्थ मानना पड़ेंगे। ये बोलता है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु एवं सती कारक व्यापार अनर्थक, कारक का व्यापार व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन कैसे? यथा एव ही, जिस प्रकार से कि प्राक सिद्धत्वात्, प्राक सिद्ध मतलब पहले से सिद्ध होने के कारण, कारण स्वरूप सिद्ध है। कारण जो है कपाल आदि दंड वगैरह पहले से विद्यमान है, और पहले से विद्यमान होने के कारण उसके स्वरूप की सिद्धि के लिए न कश्चित व्याप्रियते, कोई भी व्यापार करता नहीं है। एवं उसी प्रकार फिर प्राक सिद्धत्वात् कार्य भी कैसा है?
तुम्हारे मत में, वेदांत मत में प्राक सिद्ध है, मतलब पहले से विद्यमान है। और कारण की तरह कार्य भी यदि पहले से विद्यमान है तो तो कारक का व्यापार किस लिए? दूसरी बात, वह कार्य कारण स्वरूप है तुम्हारे मत में, और कारण तो सिद्ध वस्तु है, अतः कार्य भी सिद्ध हुआ, और सिद्ध वस्तु के लिए व्यापार तो होता नहीं है, फिर व्यापार व्यर्थ हो जाएगा। अतः वह कारकों का व्यापार व्यर्थ न हो, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक इत्यादि कारकों का व्यापार व्यर्थ न हो, इसलिए हे सिद्धांती तुम कार्य को उत्पन्न होने के पहले सत मत मानो, अपितु असत मानो। कौन कहता है? पूर्व पक्ष। पंक्ति देखिए, एवं प्राक सिद्धत्वात् तद अनन्यत्वाच्च। तद अनन्यत्वाच्च मतलब क्या? कारण के साथ वो कार्य कैसा है? अनन्य है। अनन्य मतलब अभिन्न है, ठीक है ना? तो तद अनन्यत्वाच्च, इस पर एक पंक्ति, सिद्ध कारण अनन्यत्वाच्च सिद्ध कारण अनन्यत्वाच्च कार्यस्यापि सिद्धत्वं भवति। कार्यस्य अपि सिद्धत्वं भवति। अतः तत्स्वरूप सिद्धये अपि न कोपि व्याप्रियेत। न कोपि व्याप्रियेत इत्यर्थः। देखो भाई, अर्थ कारण तो सिद्ध है, और सिद्ध कारण के साथ कार्य को अनन्य मानते हो तुम वेदांती लोग, अभिन्न मानते हो। तो अनन्यत्वाच्च कार्यस्य अपि, फिर ऐसे कार्य के लिए भी जो सिद्ध है, कार्यस्य अपि सिद्धत्वं भवति, कार्य भी सिद्ध है, और सिद्ध होने के कारण तत्स्वरूप सिद्ध है। सिद्ध ऐसे कार्य के स्वरूप के सिद्धि के लिए सिद्ध है अपि न कोपि व्याप्रियत, किसी ने भी व्यापार नहीं करना चाहिए, जबकि सब लोग व्यापार करते हैं। अतः कार्य को उत्पन्न होने के पहले सिद्ध मत मानो, अपितु असत मानो, तभी तो कारकों का व्यापार सार्थक लगेगा, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए भाई, एवं प्राक सिद्धत्वा तद अनन्यत्वाच्च कार्यस्य स्वरूप सिद्धयपि न कश्चित् व्याप्रियेत। और आगे व्याप्रियते च, किंतु लोग तो व्यापार तो करते हैं, व्यापार तो नहीं करना चाहिए, व्यापार तो करते हैं, इससे सिद्ध होता है फिर क्या? अतः कारक व्यापार अर्थवत्वाय मन्यामहे प्राक उत्पत्तेः अभावः कार्यस्य इति चेत। मिल गया? तो ये जो अंतिम पंक्ति है ना, अंतिम के शब्द थोड़ा सा अन्वय करेंगे। अतः कारक व्यापार अर्थवत्वाय, दो शब्द छोड़कर आगे, उत्पत्तेः प्राक, आगे कार्यस्य पीछे, अभावः पीछे, मन्यामहे, फिर अंतिम में इति चेत। ठीक है, देखिए भाई, अतः इसलिए कारक व्यापार अर्थवत्वाय, कारकों का व्यापार निरर्थक न हो जाए, सार्थक हो जाए, अर्थवत्वाय सार्थक हो जाए, इसलिए क्या जी? उत्पत्ति प्राक, कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्यस्य अभाव, कार्य का अभाव है, कार्य असत है कि नहीं? मन्यामहे, ऐसा हम मानते हैं। इति चेत, इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होता है, तब उत्तर देते आगे नैष दोष इत्यादि से। तो पूर्व पक्षी की बात समझ में आई ना? क्या कहता है वो? यदि कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य को असत मानेंगे तो क्या दोष दिया पूर्व पक्षी ने? कारकों का व्यापार व्यर्थ हो जाएगा। वह कारकों का व्यापार व्यर्थ न हो जाए, इसलिए कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य को असत ही मानना चाहिए। यदि सत मानोगे, सिद्ध मानोगे, तो कारक का व्यापार किस लिए? ये प्रश्न उपस्थित होगा।
तब उत्तर दे रहे आगे नैषः दोषः। तो नैषः दोष इसके ऊपर लिखिए समाधानम। और उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तर, अनिर्वाच्य कार्यात्मना, अनिर्वाच्य कार्यात्मना कारणस्य अभिव्यक्त्यर्थः कारक व्यापारः, कारक व्यापार इति आह नैष दोष इति। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो वेदांत मत में कार्य जितना भी है सब कुछ अनिर्वचनीय है। तो अनिर्वचनीय ऐसा जो कार्य, उस कार्यात्मना, कार्य के रूप में, कारणस्य अभिव्यक्त्यर्थ, कारण जो है उसको, उसके क्या करने, कारण की अभिव्यक्ति किस रूप में, कार्य के रूप में। तो कारण की कार्य के रूप में अभिव्यक्ति करने के लिए, प्रकट स्पष्ट करने के लिए कारक का व्यापार आवश्यक है। यद्यपि वैसा देखा जाए तो कार्य उत्पन्न होने के पहले भी वो कारण के रूप में सत है, फिर कारक का व्यापार किस लिए? तो कारक का व्यापार निरर्थक नहीं होता है। तो कारक का व्यापार इसलिए है कि वो जो कारण है उस कारण को कार्य के रूप में अभिव्यक्त कर देना है, प्रकट कर देना है। तो कारण को कार्य के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक है कौन? कारकों का व्यापार। अतः कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य को सत मानेंगे तो भी कारक का व्यापार व्यर्थ नहीं, ये बात। अनिर्वाच्य कार्यात्मना कारणस्य, कार्य उस कार्य के रूप में कारणस्य अभिव्यक्त्यर्थः, कारण की अभिव्यक्ति करने के लिए कारक व्यापार, कारक व्यापार आवश्यक है। अतः कह रहे नैष दोष, अर्थात पूर्व पक्ष ने जो दोष दिया वह कोई दोष नहीं है। कैसे? चलिए, यतः, दोष क्यों नहीं है? यतः जिससे कि कार्याकारेण स्थापयतः कारक व्यापारस्य अर्थवत्वम उपपद्यते। कार्याकार अपि, लगे इतने पहले पढ़ लेंगे भाई, उपपद्यते तक देखो एक ही बात। यतः जिससे कि कार्याकारेण कारणम, कार्य के रूप में कारण को व्यवस्थापयतः, व्यवस्थापित करने के लिए, व्यवस्थापित करने वालों के लिए, पुरुषों के लिए कारक व्यापारस्य अर्थवत्वम उपपद्यते, है कि नहीं? तो आगे का वाक्य क्या है? व्यवस्थापयतः कारक व्यापारस्य अर्थवत्वम उपपद्यते। व्यवस्था करने वालों के लिए कारक का व्यापार वह कैसा है? अर्थवान है, सप्रयोजन है, निरर्थक नहीं है। किनको, किनके लिए? जो कारण को कार्य के रूप में व्यक्त करना चाहता है, व्यवस्थित करना चाहता है। अतः उसके मत में भी, वेदांत मत में भी कारकों का व्यापार व्यर्थ नहीं है। पूर्व पक्ष ने क्या दोष दिया था? यदि कार्य को पहले से सत मानेंगे तो कारक का व्यापार व्यर्थ। अब सिद्धांत क्या कर रहे हैं? कारक का व्यापार व्यर्थ नहीं है। फिर यदि कारण कार्य पहले से विद्यमान है कार्य, तो कारक का व्यापार किस लिए? तो क्या बताया सिद्धांतियों ने? हाँ, उस कार्य के रूप में कारण को ढलाना है। अभी तक क्या था? कारण के रूप में कार्य था, अब उसी कारण को कार्य के रूप में दिखाना है, इसलिए कारक का व्यापार आवश्यक है। न कि कोई कारक का व्यापार स्वतंत्र नया कोई कार्य को बनाता है। कारण ही है वो, मिट्टी ही है, केवल मिट्टी को थोड़ा सा इधर उधर ऐसा गोल गोल करा दिया तो घट के रूप में, कार्य के रूप में अभिव्यक्त करा दिया। दंड चक्र कुलाल आदि कारकों ने, कारकों के व्यापारों ने कारण को कार्य के रूप में कर दिया। इसका मतलब कार्य
कारण से भिन्न बन गया और वो पहले असत था, ये कह नहीं सकते। ये कह रहे सिद्धांती। ठीक है, पंक्ति को देखिए। यतः, जिससे कि क्यों ये दोष नहीं है बता रहे। यतः कार्याकारेण कारणम, कार्य के रूप में कारण को व्यवस्थापयत, व्यवस्थापित, सुव्यवस्थित, सुसंगत करने वालों के लिए, पुरुष के लिए, ऐसे पुरुषों के लिए कारक व्यापारस्य अर्थवत्वम उपपद्यते। कारकों का व्यापार अर्थ वाला है, अर्थात सार्थक है, प्रयोजन वाला है, यह बात उपपन्न होती है। अर्थात कारकों का व्यापार निरर्थक नहीं है, यह बात। किंतु एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि कारण कार्य के रूप में बन गया, इसका मतलब कारण से अतिरिक्त कोई नया कार्य बन गया, यह बात नहीं। जो भी कार्य बनेगा वह कारण का स्वरूप ही है, आत्मभूत ही है, ये बात कह रहे। कार्याकारः अपि कारणस्य आत्मभूत एव। आत्मभूत शब्द का अर्थ है स्वरूपभूत। ठीक है ना। कार्याकार, कार्य का जो आकार है घटाधिक, वह भी कारणस्य आत्मभूत। कारण जो मिट्टी का पालाधिक, उसका वो आत्मभूत है, अर्थात उसका ही वो स्वरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है। कारणस्य आत्मभूत एव, ऐसा क्यों मानते हैं? इसलिए कि अनात्मभूतस्य, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए अनात्मभूत मानेंगे कि कौन किससे? कारण, हाँ क्या क्या? कारण का आत्मभूत कार्य नहीं है, अपितु अनात्मभूत है। मतलब कारण का स्वरूप ही कार्य नहीं है, अपितु कारण के स्वरूप से अत्यंत अतिरिक्त मानेंगे किसको? कार्य को। तब क्या होगा? तब ऐसे कार्य के लिए वह कारण ही नहीं बनेगा, अत्यंत भिन्न मानेंगे तो। और यह बात पीछे कह चुके हैं। दधी चाहने वाला दूध का ही ग्रहण करता है, अन्य किसी मिट्टी का ग्रहण करता नहीं। यदि कार्य कारण स्वरूप कारणात्मक नहीं होता तो दही चाहने वाला जैसा दूध का ग्रहण करता है, वैसा दूध का ग्रहण न करके मिट्टी का भी ग्रहण करता, क्योंकि कार्य कारण स्वरूप है नहीं है, भिन्न ही है। किंतु ऐसा होता नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि कार्यकार भला कारकों का व्यापार कारण को कार्यकार बना देते हैं, किंतु वो जो कार्यकार बन रहा है वह कोई कारण के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, यह कहना। अर्थात कार्य कारण का अनन्यत्व अबाधित है, ये बात वही करे। कार्याकार अपि कारणस्य आत्मभूत एव स्वरूपभूत एव। क्यों? अनात्मभूतस्य अनारभ्यत्वात्। यदि अनात्मभूत मानेंगे, कारण का स्वरूप नहीं मानेंगे कार्य को, कार्य कारण के स्वरूप से अतिरिक्त अनात्मभूत मानेंगे, ऐसा जो कार्य वह उस कारण से उत्पन्न ही नहीं होगा, अनारभ्यत्वात् इति अभानि। ऐसा हम पहले पीछे कह चुके हैं। एवं अनात्मभूतस्य अनारभ्यत्वात् इति अभानि। मिल गया? अब आगे चलिए। तो बोलेंगे, अब पूर्व पक्षी बोलेगा, अरे भाई कैसा तुम क्या तुम्हारा सिद्धांत है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। पूर्व पक्षी कहेगा, पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि हमारा तो साफ साफ सिद्धांत है, कारण अलग चीज है, कार्य अलग चीज है। कारण से कार्य उत्पन्न होता है, कार्य उत्पन्न होने के पहले वो असत है, कारकों का व्यापार कार्य को उत्पन्न कर देता है। ये सब होते हुए तुम कहते हो क्या कारण कार्य का अनन्यत्व है और कारक का व्यापार भी व्यर्थ नहीं है, और कारण और कार्य दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। कैसा भिन्न भिन्न नहीं है? मिट्टी अलग है, घट अलग है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। मिट्टी कैसी है? वो ओढ़ दौड़ पड़ी हुई है कहीं पर तो। और घट कैसा है? बिल्कुल पृथु है कि नहीं, पृथु बुधना आदि आकार वाला है, गोल पेट वाला है, उसका गला है, उसमें पानी भर सकते हैं। अलग है कि नहीं? अलग स्वरूप दिखाई दे रहा है, और तुम बोलते कि दोनों का अनन्यत्व है, ये कैसे? तब उसको उत्तर देना है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलेगा तो उसके लिए उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति से, न च विशेष दर्शन इत्यादि। किंतु इस पंक्ति से जिस बात का उत्तर देना है पूर्व पक्षी की, जिस बात का, वो बात क्या है? तो न च के पहले एक वाक्य लिखते हैं, ननो मृदी
श्रुति अदृष्टः पृथुबुध्नत्वादि अवस्था विशेषः पृथुबुध्नत्वादि अवस्था विशेषः घटे दृश्यते अर्धविराम तथा च घटः मृद्भिन्नः तद्विरुद्ध विशेषवत्वात् वृक्षवत् इति अतः आह न च इति। ठीक है, देखो भाई पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु मृति मिट्टी में सप्तमी अदृष्ट न दिखाई देने वाला कौन अवस्था विशेष पृथुबुध्नत्वादि अवस्था विशेष। पृथु गोल है कि नहीं, पृथुबुध्नत्वादि आकार किसका होता है? घट का। मिट्टी का होता है क्या? वो पृथुबुध्नत्वादि आकार जो कि मिट्टी में दिखाई देता नहीं है और घट में दिखाई देता है। अतः दोनों में विशेषता हुई कि नहीं? अतः दोनों को एक कैसा मानते हो? यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। ननु मृति अदृष्ट पृथुबुध्नत्वादि अवस्था विशेष है कि नहीं, न दिखने वाला, और वो अवस्था विशेष घटे दृश्यते, अर्थात घट विशेष अवस्था वाला है और वो विशेष अवस्था मिट्टी में नहीं है। अतः दोनों का भेद ही होना चाहिए। अतः भेद को सिद्ध करने के लिए अनुमान बना रहा है वो कौन? पूर्व पक्षी। क्या? तथा च आगे अनुमान घटः पक्ष है, मृद्भिन्नत्व साध्य, तद विरुद्ध विशेषवत्वात् है कि नहीं, ये क्या हेतु है कि नहीं। और उदाहरण दिया वृक्षवत, जैसे वृक्ष का बीज और वृक्ष अलग है। बीज तो इतना छोटा सा है, उसमें ना हरा भरा पत्ता वित्ता कुछ नहीं है, और जब वृक्ष बन जाता है तब उसमें फल लगते हैं, पत्ते आदि बहुत है, फूल लगता है, ये सब होता है, उनमें भेद है। उसी प्रकार मिट्टी और घट में जरूर मानना चाहिए क्या? भेद। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। इति अतः, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उसको उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार न च इत्यादि पंक्ति से। देखो भाई, न च विशेष दर्शन मात्रेण वस्तु अन्यत्वं भवति, है कि नहीं। देखो अर्थ, विशेष दर्शन मात्रेण, विशेष अवस्था का दर्शन हुआ उतने मात्र से वस्तु अन्यत्वं न भवति, न कान्वय भवति के साथ। वस्तु अन्यत्व मतलब वस्तु भिन्न होती है, सत्य होती है, अलग होती है, ऐसा नहीं। केवल थोड़ी सी विशेष अवस्था दिखाई दी, इसका मतलब वो वस्तु उस वस्तु से भिन्न है, ऐसा होता नहीं है। बोलेंगे दृष्टांत से समझाओ भाई, ऐसा नहीं समझ में आएगा। तो दृष्टांत दे रहे आगे की पंक्ति में। जैसे समझ लीजिए कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है और किसी ने देखा उसको, और जिस समय देखा उस समय वो ऐसा बैठा था, ठंडी के दिन थे, सुबह सुबह ऐसा सिकुड़ कर बैठा हुआ था। अब देख लिया, फिर उसके बाद दोपहर हुई, धूप निकली, ठंडी चली गई और वो भोजन के लिए जा रहा है। कौन? देवदत्त। फिर उसी देवदत्त को उसी व्यक्ति ने देखा जिसने सुबह देखा था। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, अरे ये कौन है? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे वही तो है ना देवदत्त, जो सुबह तुमने देखा था, उसको ऐसा ऐसा बैठा था। नहीं नहीं, वो ये कैसा हो सकता है, वो तो ऐसा है, हाथ पैर वाला था, अब तो ये पसरे हुए हाथ पैर वाला चल रहा है, वो अलग है, ये अलग है, ऐसा कहेगा तो अलग होगा कि फिर वो देवदत्त और ये देवदत्त? नहीं होगा। अवस्था भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है तो भी देवदत्त वही है, और वही नहीं मानेंगे तो प्रतिविज्ञा के साथ विरोध होगा। जबकि प्रतिविज्ञा होती है क्या? स्वयं देवदत्त वही है, देवदत्त जो सुबह देखा था हमने वही है, अर्थात उनमें भेद नहीं है किंतु अवस्था में भेद है। उसी प्रकार मिट्टी और घट, इसमें कोई भेद नहीं है, फर्क इतना ही है कि मिट्टी की अवस्था थोड़ी सी अलग है कि नहीं, और घट की अवस्था थोड़ी सी अलग है। थोड़ी अवस्था विशेषता दिखाई दी, इसका मतलब मिट्टी से भिन्न घट हो नहीं सकता, ये कहना। पंक्ति देखिए,
न च विशेष दर्शन मात्रेण वस्तु अन्यत्वं भवति। उदाहरण देकर आगे, न ही देवदत्तः संकोचित हस्तपादः प्रसारित हस्तपादश्च विशेषेण दृश्यमानः अपि वस्तु अन्यत्वं गच्छति। क्यों? स एव इति प्रत्यभिज्ञानात्, प्रत्यभिज्ञानात्। ठीक है, तो गच्छति तक जो है नहीं से लेकर गच्छति तक थोड़े शब्दों का अन्वय करते हैं। दो शब्द छोड़कर आगे, संकोचित हस्तपादः प्रसारित हस्तपादश्च, हस्तपादः च, फिर पीछे देवदत्तः, आगे विशेषेण दृश्यमानः अपि वस्तुअन्यत्वम्। फिर शुरू में का वाक्य के शुरू में आया है न ही गच्छति, आगे सरल है। देखो भाई अर्थ, तो संकोचित हस्तपाद, जिसके हाथ पैर कैसे किया उसने, संकोचित किए हुए, सिकुड़े हुए है, ऐसा देवदत्त देखा एक बार। फिर उसके बाद में देखा प्रसारित हस्तपाद, हाथ पैर को फैला कर बैठा हुआ है, प्रसारित हस्तपादश्च देवदत्तः। ठीक है, विशेषेण दृश्यमान अपि, पहले से उसको अभी अलग रूप से, विशेष रूप से दिखाई दे रहा है, तो भी दृश्यमान अपि वस्तु अन्यत्वं नहीं भवति, है कि नहीं, न गच्छति। वस्तु में अन्यत्व आता है ऐसी बात नहीं है। सुबह का देवदत्त अलग और अभी का देवदत्त अलग, ऐसा होता नहीं है। वस्तु अन्यत्वं नहीं गच्छति। क्यों? प्रतिविज्ञा होती वैसी, नहीं तो प्रतिविज्ञा के वो भिन्न भिन्न मानेंगे तो प्रतिविज्ञा के साथ विरोध होगा। क्या होती है प्रतिविज्ञा? स एव इति, स एव देवदत्तायम, वही यह देवदत्त है, इति प्रत्यभिज्ञान। अतः वह और यह एक ही है। उसी प्रकार मिट्टी का ही विशेष अवस्था घट है, इसका मतलब मिट्टी से घट भिन्न है, ऐसी बात नहीं। मिट्टी और घट, कारण और कार्य दोनों में अनन्यता है। उसी प्रकार कार्य जगत, कारण ब्रह्म, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, कार्य कारण की अनन्यता है। अतः इस प्रकार का यह जगत जो है, जो कि ब्रह्म से अतिरिक्त हो ही नहीं सकता, यह जगत उस ब्रह्म में द्वैत आदि को सिद्ध नहीं कर सकता है कि नहीं। अतः ब्रह्म का ब्रह्म ही जगत का कारण है, और है कि नहीं, और सभी श्रुति का तात्पर्य ब्रह्मबोध कराने में ही है। अतः इस प्रकार का जो ब्रह्म समन्वय है, उसके साथ किसी प्रमाण आदि का विरोध होता नहीं, ये बात बता दी। अब और इसी बात के लिए दृष्टांत देकर समझा रहे ग्रंथकार, और एक दृष्टांत दे रहे, तथा प्रतिदिनम अनेक संस्थानानाम अपि पित्रादीनाम न वस्तुअन्यत्वं भवति, मम पिता मम भ्राता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात्। ठीक है ना। तो तथा इसके पहले एक वाक्य लिखते होता है, हेतु हो व्यभिचार स्थलांतरम आह, व्यभिचार स्थलांतरम आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई, तो जो भेद सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष ने हेतु दिया है कि तद विशेषवत्वात् इत्यादि, तो उस हेतु का व्यभिचार है, और उस हेतु का व्यभिचार एक जगह तो देवदत्त को उदाहरण देकर तो दिखा दिया, और दूसरा स्थल दिखा रहे हेतु का व्यभिचार दिखाने के लिए। क्या हेतु का व्यभिचार? अवस्था का, अवस्था में भेद होने पर भी वस्तु में भेद नहीं होता है, इस बात को बताने के लिए वही कह रहे। तथा प्रतिदिनम, हर एक दिन, अनेक संस्थानानाम, मतलब संस्थान कहते आकृति को, तो अनेक आकृतियों में, अपि पित्रादि नाम, तो पित्रादियों की, पिता इत्यादि को की रोज आकृति बदलती रहती है, सभी की बदलती है। पुत्र हो, पिता हो, कल जो था आज नहीं, आज है तो परसों नहीं, 10 साल के बाद वो ऐसा नहीं रहता है, अलग अलग हो जाता है। तो भी ऐसा होता है क्या? अरे नहीं, ये तो हमारे पिता थे, अब तो जवान थे उस समय, तो हमारे पिता थे, अब बूढ़े हो गए, अभी हमारे पिता नहीं रहे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अब तो बूढ़े हो गए, दंड हाथ में आ गया, और बाल भी सफेद हो गए, तो अवस्था तो बदल गई।
किंतु अवस्था बदलने पर भी व्यक्ति बदला, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तब भी बोला जाता है कि हमारे पिता है, या दूसरे किसी को, या हमारे भाई है, या हमारा पुत्र है, अवस्था बदलने पर भी बोला जाता है। ऐसा थोड़ी कि बच्चा जन्म हुआ एक हाथ का 1.5 फुट 2 फुट का था, 2-2.5 किलो का था, वो हमारा बच्चा था। अब तो बहुत बड़ा हो गया, 5 फुट का, 5.5 फुट का, 6 फुट का, और वजन भी 70 किलो का हो गया, हमारे से भी ज्यादा हो गया। अतः ये हमारा पुत्र नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं। अवस्था बदलने पर भी वही व्यक्ति है, वस्तु वही है। उसी प्रकार मिट्टी की अवस्था विशेष घट है, तो अवस्था बदल गई, इसका मतलब मिट्टी और घट भिन्न भिन्न है, ये हो नहीं सकता। यही कह रहे फिर। तथा प्रतिदिनम अनेक संस्थानानाम अपि, है कि नहीं? प्रतिदिन पिता आदि की अनेक आकृतियों में कुछ विशेषता आने पर भी पित्रादिना न वस्तुन्यत्वम भवति, यह अलग वस्तु है ऐसा होता नहीं है। अपितु होता है क्या? मम पिता, ये मेरा ही पिता है। मम भ्राता, मेरा भाई है। मम पुत्र, ये मेरा पुत्र है। इति प्रत्यय विद्यानात्, है कि नहीं? अर्थात का अवस्था बदल अलग अलग दिखाई दिया, विशेषता दिखाई दी, इसका मतलब वस्तु का भेद नहीं होता। उस प्रकार कार्य कारण का भेद होता नहीं है। अनन्यत्व साबुत है, बरकरार है, जैसा कि वैसा है, इस बात को बता दिया। अब इस पर पुनः आक्षेप करता है पूर्व पक्षी, जन्म उच्छेद इत्यादि में। तो उसके ऊपर लिख के रखेंगे जन्म इत्यादि, आगे की पंक्ति के ऊपर आक्षेप। ठीक है, आक्षेप। अब वो क्या आक्षेप करता है, फिर आक्षेप का उत्तर कैसा दिया जाएगा, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।